हेलो एवरीवन। कुछ दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक ऐसा मंच शुरू करें जहां हम ऐसे लोगों से बात करें जो अपने क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं, जिनके पास अनुभव है, सोच है और जो हम युवाओं को कुछ नया सिखा सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। इसी सोच के साथ आज हम एक ऐसे नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, बियॉन्ड द क्लासरूम, जहां हम कक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर ज्ञान, अनुभव और विचारों की दुनिया में झांकेंगे। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं एलएसआर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शशि भूषण सर, जिनसे हम उनके सफर, उनके अनुभव और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो अभी सर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएसआर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे इससे पहले आप किन किन कॉलेज में पढ़ा चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण है। मैंने अपना टीचिंग करियर गार्गी कॉलेज से शुरू किया था। गार्गी कॉलेज में मैंने 5 साल पढ़ाया। उसके बाद मैंने मिरांडा हाउस पढ़ाया, उसके बाद दौलत राम कॉलेज और अभी मैं लेडी श्री राम कॉलेज को वुमेन पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमने आपका इंस्टाग्राम देखा था और उसका नाम आपने द इतिहास प्रोजेक्ट नाम रखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस तरह का नाम। और हमने देखा कि आप उसमें मतलब कई अलग अलग विषयों पर राय रखते हैं, चाहे वो दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो या बुक रिकमेंडेशन सीरीज हो, आप कई चीज़ों पे बात करते हैं उसमें। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे और भी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसमें? मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम है इतिहास प्रोजेक्ट। इतिहास प्रोजेक्ट का आइडिया बहुत सिंपल सा था। जब मैंने इसको शुरू किया था, जब मेरी टीम ने इसको शुरू किया था, आइडिया ये था कि इतिहास के उन विषयों को हम मुख्य पटल पर लेकर आए जो विषय काफ़ी कुछ सेमेस्टर सिस्टम में समय की कमी के कारण या फिर थोड़ा बहुत प्रोकास्टिनेशन के कारण जो हम पढ़ने से रुक जाते हैं। इसमें बुक रिकमेंडेशन सीरीज सबसे इंटरेस्टिंग रही मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैंने 100 किताबों का सफ़र पूरा किया था। बुक रिकमेंडेशन करते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते थे, ऐसे लोगों के रिक्वेस्ट आते थे कि सर इस विषय पे करिए, सर इस विषय पे करिए। और उस पेज के माध्यम से एक तरह से समझे कि कैंपस में क्या डिस्कोर्स चल रहा है वो मुझे पता चला। साथ ही साथ छात्रों के बीच कैंपस में किस तरह का पठन पाठन होना चाहिए, किस तरह का पठन पाठन वो कर रहे हैं, इस पेज के थ्रू मुझे पता चला। इस पेज से काफ़ी मदद मिली इस डिस्कोर्स को समझने में। और बात ये है कि आई एम बॉर्न इन द 90s, आई एम 90s किड। तो मेरे लिए ये पेज बनाना और इस पेज को चलाने के थ्रू मैंने भी आप लोगों को कहते हैं जेनजी, तो मेरे लिए वो मौका रहा कि मैं जेनजी के डिस्कोर्स को समझ सकूं कि जेनजी कैसे सोचता है, जेनजी कैसे समझता है। क्योंकि मैं जिस जनरेशन का आया हूँ 90s का, हमने वो ट्रांजिशन देखा है, हमने वो इंटरनेट भी देखा है, हमने रेडियो भी देखा है, हमने शुरुआती दौर भी देखा है। लेकिन आज के दौर में जब युवाओं के पास वो सुविधा बनी बनाई मिल रही है, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे, मैं सत्यवती कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मुझे याद है जब हमें किसी किताब की जरूरत पड़ती थी तो हम लोग कॉलेज घूमते थे। हिंदू कॉलेज, मेरे पास कई सारी किताबें जो आप देखोगे हिंदू कॉलेज की फोटोकॉपी है। हिंदू कॉलेज या फिर किरोरीमल कॉलेज, रामजोस कॉलेज, इवन राजधानी कॉलेज तक हम लोग जाते थे किताबें लेने के लिए, और उसमें हमारे टीचर्स मदद करते थे। आज जब वो पाठ खत्म हो गया है, आज जब हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, तो युवा क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझने में एक इंस्टाग्राम पेज ने मेरी काफी मदद की। क्योंकि जब भी मैं एक पोस्ट डालता हूँ उसके रिस्पॉन्सेज में जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं कि युवा किस तरह की किताबें चाहते हैं, किस तरह का डिस्कोर्स बनाना चाहते हैं, किन चीजों के बारे में उनको नहीं पता है। जैसे आपने कहा दलित और आदिवासी विमर्श, दलित और आदिवासी विमर्श एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे और बात होनी चाहिए। बिल्कुल, खास करके कैंपस के अंदर एक विचारधारा के रूप में, एक डिस्कोर्स के रूप में उस चीज की कमी है। क्योंकि हर चीज मेन स्ट्रीम में हम अगर देखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास में उसे कहते हैं जनरलाइजेशन, तो एक बाइनरी बन जाती है। तो यही आइडिया था उस पेज को शुरू करने का। काफी अच्छा। तो अभी आपने जेनजी की बात कही, तो हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में जब भी बात रीडिंग कल्चर की आती है, तो हमें लगता है, मतलब हमने खुद भी देखा है कि धीरे धीरे जेनजी के अंदर या कोई भी अभी जो युवा हैं या कुछ साल पुराने भी हैं, तो रीडिंग कल्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है आज के समय में। तो क्या लगता है इसका समाधान क्या हो सकता है कि रीडिंग कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए और किताबों का इसमें क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है? मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि रीडिंग कल्चर कम हो रहा है जी। रीडिंग कल्चर के तरीके बदल रहे हैं जी। जैसे मेरे जनरेशन के साथ था कि हमने लाइब्रेरी घुमा, किताबें निकाली, फोटोकॉपी कराई, एक तरह का हमने मैनुअल मेहनत की उसमें किताबें पढ़ने की। आज के दौर में रीडिंग कम नहीं हुआ है, बल्कि रीडिंग करने का कल्चर बदल गया। आज हमारे पास आईपैड है,
हम सॉफ्ट कॉपीज पढ़ रहे हैं, तो लोग आज भी पढ़ रहे हैं, युवा आज भी पढ़ रहे हैं। जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ, जब व्हेन आई हियर अ न्यू डिस्कोर्स, अ न्यू क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हाँ, युवाओं ने पढ़ा है, पढ़ाई कर रहे हैं। इट्स ओनली कि हमारा देखने का तरीका, कौन कह रहा है ये बात कि रीडिंग कल्चर बदल गया? हमारे जैसे लोग, क्योंकि हमने दूसरे तरीके से बदला। दूसरी बात ये है कि मे बी इफ आई एम साउंडिंग लाइक अ मिलेनियल 90s किड, बट लाइब्रेरी जाने का कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। लाइब्रेरी जाने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं किसी रोमांटिक कारण से कह रहा हूँ कि किताबों की स्मेल और वो नॉस्टैल्जिया लाइब्रेरी का, लेकिन लाइब्रेरी जाने का जो अनुभव है, किताबें ढूंढने का जो अनुभव है, वो जो एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर ढूंढने का जो अनुभव है, जो आपको खुद के लिए ट्रेन करता है रिसर्चर के रूप में, शायद वो आपको सॉफ्ट कॉपी में, ऑनलाइन में नहीं मिलता है। लाइब्रेरी जाने के बाद एक किताब ढूंढने के चक्कर में जब आप 5 और किताबें देखते हैं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि एक ही सेल्फ में लगी होती है, वो लाइब्रेरी का जो एक्सपीरियंस है आपके ज्ञान को ओवरऑल बढ़ाता है, राइट। ऑनलाइन में मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि ऑनलाइन में आप जब पढ़ते हो, राइट, आपको चीजें याद नहीं रहती। मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। ओल्ड स्कूल मेथड है ये, थोड़ा बोरिंग साउंड होगा, लेकिन एक किताब खरीदिए, किताब नहीं कर सकते उसके फोटोकॉपी करा लीजिए, और उस पर पेंसिल से आप बस उसको एक मार्किंग मेथड लगाइए, उससे आपको चीजें याद रहती हैं। अगर भाषा की समस्या है, इफ द रीडिंग इज इंग्लिश एंड यू आर अ हिंदी पर्सन, देन व्हाट यू डू इज आप उसको लिखिए, हिंदी में लिख दीजिए बगल में, ताकि आपको उसका पूरा ट्रांसलेशन, पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है, हिस्टोरियोग्राफी आपको याद रहे। इसलिए मैं आज भी प्रेफर करता हूँ लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में किताबें ढूंढना, क्योंकि एक टॉपिक के लिए जब आप जाते हो लाइब्रेरी में, आपको 5 और किताबें मिलके आती है साथ में, ये मुझे लगता है। तो सर, बात किताबों की हो रही है, तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोग कैसी किताबें पढ़ें, या जनजी कैसी किताबें पढ़ें? किताबें पढ़ने का जो शगल है, किताबें पढ़ने का जो शौक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी जॉनर से बंधा नहीं होना चाहिए। हमें हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। उसमें खास करके अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, या फिर रिसर्चर अगर नहीं भी बनना चाहते, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आपको 2-4 किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए कि इतिहास क्या है। जैसे एच कार की किताब है, आरजे कॉलिंगवुड की किताब है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक की किताब है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इतिहासकार का सेल्फ हिस्टोरियन का। 2-4 किताबें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। खासकर अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आपको ये तय कर लेना चाहिए, आपके पास एक एम होना चाहिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले मुझे इन 10 किताबों को पढ़ के खत्म करना है। ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, उसमें बायोग्राफीज पढ़ सकते हो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उन शब्दों को शब्दशः ना ले, एक क्रिटिकल नजरिया अपनाएं, क्योंकि विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स। आप उन शब्दों के बीच क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, क्या कल्चरल पर्सपेक्टिव है, एक पर्टिकुलर राइटर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर साइड लेके क्यों लिख रहा है, इसको समझने के लिए मैं कहूँगा कि आप पढ़िए, रीड 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 एंड रीड। जहाँ तक मैं आपके बारे में देख रहा था सर, तो आप शायद जेएनयू से आपने मास्टर्स किया हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया हुआ? नहीं। ओह सॉरी। मेरा ग्रेजुएशन सत्यवती कॉलेज से, सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्रोरीमल कॉलेज से। अच्छा, डीयू से मैंने एमए किया। अच्छा, जेएनयू से कुछ नहीं, जेएनयू में उसके बाद गया हूँ। अच्छा। फिर हमारे टाइम में एमफिल हुआ करती थी, तो मैंने फिर उसके बाद एमफिल में 2013 में जेएनयू में एडमिशन लिया था। तो चूंकि उस टाइम पे जेएनयू में एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड हुआ करती थी, तो मेरा उसमें एडमिशन हुआ, और फिर फाइनली 2023 में मैंने अपना पीएचडी जेएनयू में जमा किया। एमफिल और पीएचडी मैंने दोनों अपने जेएनयू से जमा किए। अच्छा जी। तो आपका डीयू से पीएचडी नहीं? डीयू से मेरा सिर्फ बी और एमए है। अच्छा, हमने थोड़ा उल्टा देख लिया। तो मतलब सवाल असल में हमारा यह था कि जो आज के समय में पीएचडी के लिए लोग जानना चाहते, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हमारे भी कई दोस्त हैं जो जानना चाहते हैं कि पीएचडी करना है तो कहाँ बेहतर होगा। कई लोग डीयू का नाम लेते हैं, कई लोग जेएनयू का नाम लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या, मतलब पीएचडी किसी को करना है तो कौन सा यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर होता है पीएचडी के लिए? यूनिवर्सिटी कोई बेहतर खराब नहीं होती है। पीएचडी करना है नहीं करना, ये पूरा आपके रिसर्च इंटरेस्ट, और ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसमें कौन सी फैकल्टी इंटरेस्टेड है या फिर उनका काम है। क्योंकि आपको गाइडेंस की जरूरत है पीएचडी में। एक रिसर्च सब्जेक्ट के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, आप किसी रैंडम फैकल्टी मेंबर के साथ तो काम नहीं कर सकते जो आपके रिसर्च के बारे में, आपके एरिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं ये कहूँगा कि विश्वविद्यालयों की तुलना बंद करके हम इस बात पे ध्यान दें कि कौन से डिपार्टमेंट में किस फैकल्टी, आप फैकल्टी को देखें।
कि एक पर्टिकुलर फैकल्टी हो जो आपके टॉपिक में, आपके रिसर्च में इंटरेस्ट ले, या फिर उनका खुद का काम हो, ताकि आपको भी आगे मदद मिले आपके रिसर्च में। उसमें जेएनयू या डीयू या जामिया अगर हम तुलना करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक पैमाना बनाना पड़ेगा। तीनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीनों ही के डिपार्टमेंट अच्छे हैं, तीनों ने ही बड़े बड़े नाम दिए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फैकल्टी को देखें, डिपार्टमेंट को ना देखें। जैसे अक्सर देखते हैं हम यूपी बिहार से या पूर्वांचल बिहार से जब लोग यहाँ पे आते हैं दिल्ली में या बड़े शहरों में जाते हैं, तो अक्सर एक बिहारी टर्म है, मतलब काफ़ी यूज किया जाता है कुछ लोगों को चिढ़ाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। तो जैसा अक्सर आप भी बिहार से यहाँ दिल्ली आए, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपको झेलनी पड़ी कि यहाँ पे लगा कि कल्चर इतना अच्छा कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव मेरा इससे थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि हाँ ऐसी चीज़ें हैं हमारे कॉलेज कैंपसेस में, ये है। और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, हर जगह के लिए। हरियाणा से हो आप, गुजरात से हो आप, यूपी से हो, क्योंकि क्षेत्रीयता का भाव है, रीजनल जो एस्पेक्ट है वो हमारे कॉलेजेस कैंपस में एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप यूपी बिहार से, आप किसी भी क्षेत्र से अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय आते हो, आप अपने आप को देखो, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। जैसे अगर आपको कोई बिहारी कह रहा है तो उसको गाली की तरह आप ले क्यों रहे हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ, हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। जहां तक बात है कि उस टर्म के मीनिंग क्या है और किस संदर्भ में लगाया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास क्या इतना समय है कि क्या हम इस चीज़ के बारे में सोचे, परेशान हो और रिएक्ट करें? क्योंकि रिएक्ट करने का कोई फायदा है नहीं। उससे अच्छा है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। जिस प्राइम मोटिव को लेके हम घर से चले हैं इतनी दूर, आज मुझे 18 साल हो गए घर से बाहर रहते हुए। ऐसा नहीं है कि मुझे घर की याद नहीं आती है, आती है, लेकिन काम, मेरा जो पेशा है, मेरा जो करियर है, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? अगर मैं भी उन तानों के ऊपर, मैं भी उन चीज़ों के ऊपर अगर रिएक्ट करता, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। जब हम उनके बिहार की बात करेंगे तो अक्सर मतलब होला कि हम उनके भोजपुरी में बात होला, लेकिन समस्या खाली ई ना बा कि भोजपुरी है या मतलब कौनो लैंग्वेज का है, यहाँ हरियाणवी है चाहे बिहार में भोजपुरी है, तो हमन के घर वाले भी ऐसा न सिखावा न सब ना भोजपुरी में बात नहीं करेगा। जैसे हम अपन बचपन देखी तो जैसे कॉलेज में जब तीसरी चौथी पाँचवीं में पढ़त रही, तो वहाँ पे जब कौनो लेके भोजपुरी में बात कर लिया तो वहाँ डांट सुनने पड़ी या तो मार खाए पड़ी। तो जब हमारे उनके घर वाले ही चाहते ना कि भोजपुरी में बात न होकर हिंदी में बात होकर, तो एक सुधार कैसे हुई? मतलब जब समाज ही चाहता कि भोजपुरी अपन कल्चर छोड़ के आप हिंदी में बात करो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो का सुधार कैसे हुई और आगे का मतलब समाज के मतलब का बतावल जाए या का सिखावल जाए कि वो उनके लगे कि भोजपुरी भी एक हमन के संस्कृति का पार्ट है, ओके ना छोड़ल जाए। देखा, हमारे घर आ रहा पड़े, ठीक बा, आप भोजपुरी बोले के कोनो मौका हम छोड़ी लेना। देख, हमारे घर आ रहा है, हमारे भोजपुरी है, हमारे मातृ संस्कृति है, तो हम बोला। जहां तक बात बा कि अब भोजपुरी बोले वाला कि अब कैसे अंग्रेजी सीखे के प्रेशर बा, हिंदी सीखे के प्रेशर बा, तो प्रेशर झेले के पड़ी, वो प्रेशर सीखे के पड़ी। काहे कि आप हिंदी बोलते हुए भोजपुरी तो ना बोल सकेला, जैसे कि हिंदी बोलते हुए कई बार मैं सुत गईली, खा गईली। तो भाषा के लेके, भाषा का जो डिफरेंशिएशन है, भाषा का जो अंतर है कि जब आप हिंदी बोले सिर्फ हिंदी बोले, जब आप भोजपुरी बोले सिर्फ भोजपुरी बोले, जब आप इंग्लिश बोले सिर्फ इंग्लिश बोले, इससे क्या होगा? एक तरह से कहा कि तहार व्यक्तित्व भी निखर के आई, एगो नया तरह के तू एगो चीज बनेबा जेमे तारा मल्टीलिंगुअल भाषा आवेला, राइट। साथ साथ तहार वोकैबुलरी बढ़ी, शब्दावली बढ़ी, तारा पता रही कि हिंदी में एकरा का कहल जाला, इंग्लिश में का कहल जाला, भोजपुरी में का कहल जाला। जहाँ तक ये पहला चीज। दूसरा बात बा कि जहाँ तक समाज के सवाल बा कि भोजपुरी बोले के लोग मना करता, ऐसा कुछ नहीं है कि भोजपुरी बोले के लोग मना करता, लेकिन बात बा कि लोग भी जाना तनु भाई कि देश विदेश में निकल बा तो भोजपुरी से ना चली, ठीक बा। ये बात सब कुछ जाना था, तू जानत रही बात। ऐसा नहीं है कि अगर तार माई बाबू कहलेंगे भोजपुरी नहीं बोलेगा तो तू रुक गईला ना, तू अंग्रेजी सीख लेला, तू हिंदी सीख लेला। का है कि व्यवहारिक भाषा में हमने के जानत नहीं जा कि भाई जब दिल्ली बॉम्बे जाइबा, जब देश विदेश जाइबा, तो भोजपुरी बोले के जगह ना मिले ओइजा। तो हम एक हम जैसा देश वैसा भेष। हम दिल्ली बॉम्बे लंदन रहेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, जब अपने गांव देश जाएंगे तो भोजपुरी बोलेंगे, अपन गांव के लोग से मिलम तो भोजपुरी बोलम, राइट। एक तरह से कह रहे कि वो संस्कृति जिंदा रहता है अंदर। आने वाले समय में तहार लड़का हो, लड़की हो, राइट, तहार आए वाला वंश है, हमारे वाला वंश है। अगर हम बोलत रहम तो कम से कम हमारे घर में, हमारे परिवार में ओकर बीज रही, ठीक बा। वो लड़का वो लड़किया के सीखे के पड़ी अंग्रेजी हिंदी व्यवहारिक जिंदगी में, नौकरी पाए खातिर, बाहर निकले खातिर, लेकिन भोजपुरी ना सीखे, भोजपुरी तो कम से कम ओकरा में रही नु। वो तो ओकरा तो ये पता रही कि भाई भिखारी ठाकुर के हा, मैथिली के हा, छठ के गीत का होला, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी रीजनल भाषा को लेकर
किसी तरह के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि आपका मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर, अगर आपकी रीजनल भाषा, आपको अंग्रेजी, आपको हिंदी आती है, 3 भाषाओं के साथ जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं, आप कितने ज्यादा अप्रोचेबल हैं, आप कितने ज्यादा टैलेंट्स को, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ एक्सेसिबल हैं। क्योंकि अगर कोई छात्र जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो आपको शायद आपकी रीजनल भाषा में समझ सकता है, आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो छात्र, जो स्टूडेंट्स जो कि मान लो नॉन हिंदी एरिया से आते हैं, आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले आप उनके साथ भी कम्युनिकेट। आप सोचिए आपके कम्युनिकेशन का दायरा, क्योंकि आपके पास एक मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी है, कितना बढ़ जाता है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश हिंदी आती है, आप क्लास के एक बड़े तबके को किनारे कर देते हैं। आप अवॉइड करते हैं उनसे बात करना, बिकॉज आपको उनकी भाषा नहीं आती, उनको आपकी भाषा नहीं आती। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगा के जब आप भाषा के इस द्वंद्व को खत्म करते हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती। जैसे मेरा मलयालम में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बोल लेता हूँ। बंगाली मैंने खुद से सीखी है, जीनू में सिखाई जाती है। तो आज मैं 4 भाषाएं बोल सकता हूँ, एक समझ सकता हूँ थोड़ी बहुत। जब मैं आज क्लासरूम में जाता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर बनता है, बिकॉज जो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश बाइनरी में अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उनको मौका देता हूँ कि अगर आप इनमें से 2 किसी को जानते हो तो इनमें से बात करो, शायद मैं आपको समझ पाऊँ। तो भाषा एक मजबूती बन जाती है। इसलिए मैं कहूंगा भाषा को लेके कोई इन्फिनिटी मत रखिए। जहाँ भोजपुरी बोलेगे पड़ी बोलम, आरा जिला घर बात कौन बात के डरवा। अच्छा, तो अगला सवाल यह है सर कि हमने जैसा कि हमने बात भी की कि इंस्टाग्राम पे हमने देखा कि आप दलित मुद्दों पे, आदिवासी मुद्दों पे बात भी करते हैं, तो क्या ऐसा कारण रह गया कि दलित वर्ग या आदिवासी वर्ग पिछड़े होते चले गए धीरे धीरे? मतलब आज़ादी को इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी दलित और आदिवासी पे भेदभाव, मतलब उनको झेलना भी पड़ता है और पिछड़ापन अभी भी हावी है। तो क्या कारण है कि इतना पिछड़ापन है और इसमें सुधार कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा खंडों में दूंगा। ठीक है, पहली बात, जब आप कहते हैं कि उनमें पिछड़ापन है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि वो पिछड़े हैं? ठीक है, क्योंकि आपका नजरिया खुद का जो है वो एक मेल कह सकते हैं कि एक वेरी कोर सेंट्रिक है। आप एक केंद्र बिंदु में बैठकर, एक शहरी आवास में, एक शहरी कैंपस में बैठकर आप जैसे एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो पिछड़े हैं। तो जैसे कि मैं आदिवासी मुद्दे पे आदिवासी दलित, हाँ ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ कि ज्यादातर विषयों पे, ज्यादातर चीजों पे हमारे पास एक राय ऑलरेडी है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक ओपिनियन होता है, एक इमेज होती है। तो सवाल ये होता है कि वो इमेज, वो ओपिनियन कहाँ से आती है? आप शायद कभी केरला नहीं गए, आप सभी कभी अरुणाचल नहीं गए, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज है। वो इमेज कहाँ से आती है? वो इमेज आती है पॉपुलर मीडिया से, टीवी से, पत्रकारों से, सॉरी समाचार पत्रों से, कैंपस के लोगों से। एक हमारी इमेज, एक दिमाग में इमेज बन जाती है। और हम क्या करते हैं, हम उस चीज को बिना परखे, बिना खुद का प्रयास किए जब हम एक ओपिनियन बना लेते हैं, जब अगर जैसे हमारे एक ओपिनियन है कि साउथ इंडियन मतलब मद्रासी, साउथ इंडियन मतलब डोसा खाना, राइट? बट जब मैं ये पूछता हूँ लोगों से कि, या स्टूडेंट से भी, कि साउथ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, शायद उनको नहीं पता है, राइट? बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा फिर भी लगेगा। सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब आप ये कहते हैं एक छात्र होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि इस चीज को आप समझे, कि आप एक प्रयास करें कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितनी जनजातियां हैं, भारत में कितने मुद्दे हैं जिनके बारे में आपकी जो राय है बनी बनाई राय का हिस्सा है। आपके पास अपनी स्वतंत्र कोई राय है ही नहीं। स्वतंत्र राय रखने का तरीका ये है कि आपको पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, और इसी सोच के साथ कि मैं उन नए चीजों को इंट्रोड्यूस कराऊं जो शायद आज कहीं ना कहीं इस मेन स्ट्रीम, कहते हैं ना, चैट जीपीटी एरा में, जब असाइनमेंट चैट जीपीटी से लिखे जा रहे हैं, जब प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बनाए जा रहे हैं, वो एक ट्रेंड है। इसमें छात्रों की गलती नहीं है, वो एक दौर है जिसमें आपके पास रिसर्च करने का वो मादा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट? उस दौर में अगर आपको किताबें दी जाए, किताबें बताई जाए, तो मेरा प्रयास मेरे पेज के साथ यही है कि मैं उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूं। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं और मेरी टीम ने मिलकर हमने एक शुरू किया है हिस्टोरिकल मेथड के ऊपर, इतिहास कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि क्या आपके मान लेने से कुछ इतिहास हो गया? नहीं, जस्ट बिकॉज आपका मन ये कहता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसी रुचि, आपको ये पसंद है, इसका मतलब इतिहास नहीं हो जाता है, वो साहित्य होता है। आपने जो कल्पना की, आपको जो पसंद आया, आपने लिख दिया। इतिहास लिखा कैसे जाता है? क्या इतिहास एक विज्ञान है? क्या इतिहास एक कला है? इन चीज, जैसे आदिवासी विमर्श में, आदिवासी कौन है? क्या आदिवासी आज भी जंगलों में है? राइट, ये सारे सवाल हैं। आदिवासी की इमेज कैसी है? जैसे मैंने पिछले वो टॉक में भी कहा था, जब हम आदिवासी कहते हैं तो अक्सर तीर धनुष लेकर कोई खड़ा है, हमारे दिमाग में इमेज आती है।
बट क्या आपको पता है हमारे कैंपस में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो आदिवासी बैकग्राउंड से हैं, राइट। आदिवासीज हैव आल्सो चेंज्ड, राइट, दे हैव अडॉप्टेड दिस मॉडर्न लाइफ। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अभी भी उनको उसी कैटेगरी में रखा है जो और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे टीवी पे जो एड्स आ रहे हैं, लाइक टाटा स्काई लगाया तो लाइव झींगा लाला, राइट, वो जो जितने भी प्रॉब्लमेटिक एड्स हैं, जो समाचार पत्रों में जो इमेजेस छपती हैं, वो आपको मजबूर करते हैं। दलित बीमर्स के ऊपर मैं ये कहूंगा कि आजादी को 80 साल हो गए हैं, आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आज भी वो कास्ट वाली मानसिकता हमारे कैंपस में भी है, कैंपस के बाहर भी है। तो उसमें जिम्मेदारी एक नागरिक होने के बतौर मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपना पार्ट करूं, ठीक है। सिस्टम जो है वो है, हमें भी पता है, राइट। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे पावर सर्किल में, हमारे सर्किल में जो भी हैं, कम से कम हम उनको उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराए, राइट। जैसे पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ एक नौकरी पाना है? क्या या पढ़ाई का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हमारे पास किताबें हैं, वो हम नॉलेज ले, हम आने वाली पीढ़ियों को सही और गलत के निर्णय में सिखाएं। तो इसी सोच के साथ मैंने दलित आदिवासी, नॉट जस्ट दलित आदिवासी, उसमें मैंने LGBTIQ भी एक कोर्स अभी मैं शुरू करूंगा, जिसमें हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट है हमारे कंट्री का, हमारे सभ्यता का, जिसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि अक्सर जब भी दलित और आदिवासी की बात होती है तो अक्सर सर रिजर्वेशन की भी बात होती है। अगर आप उसमें कुछ अपना पक्ष रखना चाहें तो किस तरह से फायदे हो सकते हैं, या कुछ लोग जो नुकसान बताते हैं उसका उनका क्या राय होता है, तो आप इसमें कैसे? रिजर्वेशन को लेकर मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है, रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल हो चुके हैं और अम्बेडकर साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने लिखा था कि रिजर्वेशन एक समय के बाद खत्म हो जाना चाहिए। जाति व्यवस्था 70 साल पुरानी नहीं है, जाति व्यवस्था 7000 साल पुरानी है। जाति व्यवस्था सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि हम किसी को 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे और वो आके एडमिशन ले लेगा और जाति व्यवस्था खत्म हो गई। जाति व्यवस्था सिर्फ एडमिशन लेने का या नौकरी पाने का नहीं है, जाति व्यवस्था हमारे दिल दिमाग में बैठी है, राइट। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप भी उसी एरिया से, यूपी बिहार से, मैं भी उसी एरिया, हमारे एरिया में जो दलित हैं वो जब आपके घर आते हैं, राइट, मैं अपर कास्ट नहीं हूँ, राइट, मैंने देखा है जब वो अपर कास्ट के घर जाते हैं वो अपने आप नीचे बैठ जाते हैं, राइट। उनकी कुर्सी पे बैठने की वो सोचते भी नहीं है। क्या वहां रिजर्वेशन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं। दूसरी बात यह कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा अगर हम इसको घुमा के देखें, मैं आपको हमारे एक पुराने टीचर थे जिनको आज भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, याद करता हूँ, विजय सिंह सर, सत्यवती कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बार कहा था डिस्कशन में कि 1947 में जब रिजर्वेशन लागू हुआ, ठीक है, उस समय एक मान के चलते हैं, अगर उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या अगर 100 थी, रिजर्वेशन लगाया गया, ठीक है, रिजर्वेशन से 100 में 100 लोगों को नौकरी मिल गई, ठीक है, फिर आप उसको 20-20 साल आगे बढ़ाओ, रिजर्वेशन की सीट कितनी है? 5। रिजर्वेशन तो नहीं बढ़ा, 27% ओबीसी आरक्षण आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, ठीक है। रिजर्व सीटें आज भी उतनी ही हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में योग्य लोगों की संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, एजुकेशन का लेवल बढ़ा, तो उसमें योग्य लोगों की संख्या बढ़ी, ठीक है। अब सीटें आज भी उतनी ही हैं, अगर 1947 में 100 सीटें थी तो उसके प्रोपोर्शन में आज 200-500 सीटें बढ़ी, ठीक है। लेकिन उम्मीदवार कितने बढ़े? उम्मीदवार लाखों में गए, राइट। तो 1947 में जो गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें अगर 100 थी, मैं एक उदाहरण देके बात कर रहा हूँ, आज अगर वो 1000 हैं तो उस 1000 पे कॉम्पीट करने वाले कितने हैं? लाखों हैं, राइट। जिम्मेदार यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के लोग आपकी नौकरी नहीं खा रहे हैं। आपको रिजर्वेशन पे सवाल करने के बजाय ये पूछना चाहिए कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जनसंख्या के प्रोपोर्शन में, अनुपात में सीटें बढ़ाए, ना कि रिजर्वेशन को गाली दे। नौकरियां बढ़ाना उसका सोल्यूशन है। अगर 100 नौकरी होगी, 100 उम्मीदवार होंगे तो 100 के 100 को नौकरी मिलेगी। अगर 50 सीटें हैं, 100 उम्मीदवार है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन उन 50 लोगों को चुप कराने का क्या तरीका है? अगर वो 50 सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, राइट, तो सरकार को दिक्कतें होंगी, जनता में विश्वास बढ़ेगा। तो सरकारी तंत्र क्या करेगा? सरकारी तंत्र एक शिगुफा छोड़ेगा कि रिजर्वेशन इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे निचली जाति के लोग आते हैं, आपकी नौकरी खा जाते हैं। आपकी नौकरी नहीं है वो,
आपका ये प्रिविलेज नहीं है, आपका ये देश नहीं है, सबका देश है, तो ये आपकी नौकरी नहीं हो सकती, कोई आपकी नौकरी नहीं खा रहा, ये योग्यता का सवाल है। तो असली प्रॉब्लम सीटों की संख्या है, रिजर्वेशन नहीं है। 100 सीटें होंगी, 100 लोग होंगे, सबको नौकरी मिलेगी। तो सरकार से आप अपील करिए कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ना कि रिजर्वेशन के ऊपर कैंची चलाने की। और दूसरी बात है, रिजर्वेशन का विरोध ऑल्सो उस जातिगत मानसिकता का ही एक्सटेंशन है ये, राइट। जब हमारे कॉलेज कैंपस में भी, डीयू में भी लोग कहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, हमारे जनरल कैटेगरी में इतने नंबर आते हैं, तब भी नहीं मिला। यस, पहली तो सीटें कम है, दूसरी ये आपकी जातिगत मानसिकता भी है। आप खुद को सेकुलर लिबरल जो भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कास्ट में यकीन नहीं रखते, आपका ये स्टेटमेंट भी एक कंफर्ट जोन से निकल के आता है, बिकॉज आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज को। आपके लिए कास्ट के बारे में पढ़ना एक प्रिविलेज है। आपने 4 किताबें पढ़ ली, आपने अरुंधति रॉय का पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, आपने वो पढ़ लिया, फिर आप कास्ट के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको कास्ट को समझना है तो गांव देहातों में, शहरों में, ज्यादा दूर नहीं, मलकागंज चले जाइए, कैंपस के पीछे आप देखिए हालत। तो ये सवाल योग्यता का नहीं है, सॉरी, ये सवाल रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल सीटों की संख्या को लेकर है। सीटें बढ़ेंगी, अपने आप सबको नौकरियां मिलेंगी। आज के दौर में या 70 सालों से जब भी आप देख, किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सवाल क्या है? सवाल ये है सरकारी नौकरी, नौकरियों की संख्या, रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि होगी, अपने आप जनता खुश रहेगी, कि सबको नौकरियां मिलेंगी, समान अवसर मिलेंगे। ये मेरा पॉइंट है। लास्ट सवाल है सर कि जैसे कि हम लोग फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी चला रहे हैं अभी इस समय, तो अगर आपने कुछ जाना हो हमारी लाइब्रेरी के बारे में, और क्यों इस तरह की लाइब्रेरी ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी इस समय, तो हम चाहेंगे अगर आप हमारी लाइब्रेरी के बारे में कुछ बोलें, क्या है? मेरा आपके लाइब्रेरी से परिचय हुआ जब मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाता था तब जी। अब मुझे याद है उस हॉस्टल के पास जो क्या नाम है, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे दुआ, हाँ, वहाँ पे आपने एक स्टॉल लगा रखा था, वहाँ पे पहली बार मेरा परिचय हुआ और मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ याद दिला गया। क्योंकि मुझे याद है कोविड से पहले, कोविड ने काफी सारी चीजें बदल दी हैं हमारे समाज में, हमारे कैंपस में। तो कोविड से पहले मुझे याद है इस तरह के स्टॉल्स लगाए जाते थे कैंपस में। हम लोगों ने भी स्टॉल्स लगाए, आर्ट फैकल्टी में, हंसराज के बाहर हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए, जेएनयू में स्टॉल्स लगाते थे हम लोग। तो उसने मुझे इस लिए किया कि मैं एक बार जाके देखूं। राइट, मुझे कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि युवाओं में एक तो होता है किताबों को इंट्रोड्यूस कराना। ऑनलाइन के दौर में अगर कोई किताबें लगा के बैठा है, इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि किताबें क्या करती हैं, आप बताइए, किताबें क्या करती हैं? किताबें आपको मुखातिब कराती हैं भविष्य से, फिर भूतकाल से। आप जब उन किताबों को पढ़ते हो तो आप अपनी दुनिया छोड़ के किसी और की दुनिया में एंटर करते हैं। राइट, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। इस लाइब्रेरी की मदद से, मतलब इस लाइब्रेरी को जब मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैंने देखा, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। क्योंकि जहाँ तक रीडिंग कल्चर की बात है, तो रीडिंग कल्चर हाँ किताबों के मामले में कम हो गए, लोग अब टैब ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। लेकिन किताबें पढ़ना भी अपने आप में एक अलग एहसास है। किताबों को, पन्नों को पलटना, उस पर पेंसिल से मार्कर लगाना। क्योंकि जैसे आज मेरे पास जो पहली किताब है 2006 की खरीदी हुई है, ठीक है, आज भी मेरे पास वो किताबें हैं। जब मैं उन किताबों को वापस उठाता हूँ, जब मैं अपने ही पेंसिल मार्किंग को देखता हूँ, जब मैं उसके ऊपर देखता हूँ मैंने कोने में लिख रहा है शशि गुप्ता IPS, तो फिर मुझे याद आता है कि अच्छा, मैं भी बिहार से IPS बनने ही आया था, लेकिन ग्रेजुएशन करते हुए कुछ चीजें और समझ में आई, फिर मैंने मूड बदल लिया, फिर मैंने अपना लक्ष्य बदल लिया। लेकिन आपकी वो पुरानी यादें एक किताब के माध्यम से आपको याद आती है। जब आप उस पेंसिल को निकालते हो, आपको याद है कहाँ से खरीदी है, किस कॉलेज से खरीदी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस लाइब्रेरी की मदद से युवा इस बात को समझेंगे, उनको मदद मिलेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक याददाश्त बना रहे हैं। आपसे जो किताब लेगा, शायद उसको 20 साल में याद रहेगा कि हमने यहाँ से किताब ये उठाई थी। आपको याद नहीं रहता आपने ऑनलाइन में कहाँ से डाउनलोड की, लेकिन आपको याद रहेगा कि आपने इस कॉलेज के बाहर ये स्टॉल लगी थी, यहाँ पे मैं दोस्तों से मिला था, इसी बहाने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की जाएंगी। एक किताब एक मेमोरी बनाने का एक जरिया है, उसको पढ़ना, उसको खरीदना। इसीलिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़ना का कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यहाँ आने के लिए।